प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का जैक बोर्ड के द्वारा जो पूर्व में एग्जाम लिया गया है, उसी क्वेश्चन को ओरिजिनल क्वेश्चन को आप लोगों को बता रहा हूं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के पहले का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम लोग सभी जानते हैं रावी। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नव गॉथिक शैली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में। अयंगार व्यवस्था संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक। और राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है बच्चों, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन अधिनायक है। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? 5। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो मातृसत्तात्मक। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? अशोक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 ईस्वी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है बच्चों। जीतल क्या था? तो सिक्का। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी। दामिन एक को कहा जाता है तो क्या है वो? संथाल परगना क्षेत्र। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो फासवा बर्नियर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? हैदराबाद। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? जहांगीर। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? जहांगीर। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ। नयनार संत पूजा करते थे? शिव। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो धमियों से या गैर मुसलमानों से भी कह सकते हैं, जो मुसलमान नहीं थे उनसे। तो धमियों से कहते हैं मतलब हिंदुओं से। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से। यहाँ से आपका विषय निष्ठ प्रश्न शुरू होता है बच्चों। तो क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला तथा यह सिंधी भाषा का शब्द है। खानखा से आप क्या समझते हैं? तो सूफियों के आश्रय स्थल मतलब निवास स्थान को खानका कहा जाता है। गोपुरम क्या है? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया है। गोपुरम विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे जो चित्रकलाओं से अलंकृत है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो इनके प्रमुख नेता थे चार मुर्मू भाई, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव तथा दो जुड़वा मुर्मू बहनें जिसमें फूलो और झानो थे।
आइन-ए-तहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो आइन-ए-तहसाला के प्रतिपादक जो है टोडरमल थे, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इंडो-सारासेनिक स्थापत्य शैली का भारत में दो उदाहरण दें। तो इस शैली के उदाहरणों में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और होटल ताज प्रमुख है। इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है आपका लघु उत्तरीय धम्म नीति क्या है? तो अशोक द्वारा एक नवीन धर्म मार्ग का प्रचार किया गया, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सर्वदा के लिए शस्त्र का त्याग कर युद्ध के स्थान पर धर्म घोष को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने धम्म नीति के अंतर्गत बड़ों के प्रति सम्मान, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार तथा दूसरे धर्म के प्रति आदर एवं सम्मान की बात कहा है। धर्म की नीति में तत्कालीन सभी धर्मों का सार है। सद्गुरु पर जोर दिया गया है और कर्मकांड को सीमित कर धर्म को व्यवहारिक बनाया गया है। इस प्रकार अशोक का धर्म मनुष्य के जीवन के नैतिक नियमों का एक समूह कहा जा सकता है। अगला है बा सारा तथा से सरा से आप क्या समझते हैं? तो सूफी सिलसिले मुख्य रूप से दो वर्गों में बटे हुए। बा सरा वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना आचरण करते हैं, और बेसरा हो गया वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के बंधन में बंधे हुए आचरण नहीं करते। ये घुमक्कड़ सूफी संत होते हैं। अगला है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ तथा किसने लागू किया? तो अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन काल में भूमि राजस्व नीति के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 ईस्वी में बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। समूचे भारत में 19% भाग पर यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंध जमींदारों के साथ किया गया, जो केवल कर वसूल करने वाले अधिकारी थे। सरकार जब चाहे उन्हें हटा सकती थी। भूमि पर केवल राज का अधिकार था। 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जिसके 5 प्रमुख नेताओं के नाम निम्नलिखित है। पहला, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, लियाकत अली इलाहाबाद से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बनाए गए थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली चुनौती देशी रियासतों को भारत में मिलाने का था। भारत में उस समय लगभग 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थीं। इस कार्य को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया था। हालांकि हैदराबाद के लिए उन्हें सेना ऑपरेशन पोलो भेजनी पड़ी थी। भारत के इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों को भारतीय संघ में मिलाया। भारत के एकीकरण करने में उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अगला है भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दें। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो मुगल सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ। बाबर फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान से आया था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। मुगल तैमूर की ओर से तुर्क जाति के थे, इस कारण उन्हें जगताई तुर्क भी कहा गया है। साथ ही चंगेज खां की ओर से मंगोल जाति के रक्त का मिश्रण था, इस कारण मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ। परंतु मुगल शासकों ने अपने आप को तैमूरी कहा, क्योंकि वह अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। मुगल बादशाहों ने 6 बड़े बादशाह हुए, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब थे। कई अन्य मुगल बादशाह भी हुए। वहीं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके नाम पर 1857 का विद्रोह लड़ा गया था।
जिसे अंग्रेजों ने कैद करके रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। 14 है दांडी मार्च के बारे में लिखे। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर लगभग 241 मील की यात्रा का प्रारंभ किया, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। यह यात्रा नमक कानून के विरुद्ध था, जिसमें नमक बनाने पर लगभग 14 गुना कर सरकार भारतीय जनता से लेती थी। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस यात्रा के महत्व को नहीं समझ सका। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बाम से लौटने पर पेरिस यात्रा से की है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और जनता से आग्रह किया कि हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दिया जाए, सरकार को कर नहीं दिया जाए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए और सरकारी संस्थाओं का त्याग किया जाए। दांडी मार्च के कारण गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है बच्चों। तो यहाँ है 15 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। तो संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, यह विद्रोह 1855 से 56 में घटित हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू, चांद भैरव और दो बहनें फूलो तथा झानो ने किया था। अंग्रेजों ने संथाल जनजाति का इस्तेमाल पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध किया था, जिसके लिए 1832 में राजमहल की पहाड़ियों में जमीन की एक काफी बड़े इलाके को सीमांकित किया, जिसे दामिन एक कोह का नाम दिया। दामिन का इलाका जंगलों से भरा था। अंग्रेजों ने संथालों से यह शर्त रखी थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। यह कार्य संथालों ने बहुत ही कुशलता पूर्वक किया, किंतु संथाली बहुत जल्दी यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया है वह उनके हाथों से निकल रही है, क्योंकि जिस जमीन को संथालों ने साफ किया था उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार मतलब दीकू, जिसको दीकू कहा जाता है, बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग ग्रामीण इलाकों पर अपना नियंत्रण का दावा कर रहे थे। संथाल जनजाति ने अपने विरुद्ध किए जा रहे अत्याचार के विरोध में अंग्रेजों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने बड़ी कठिनाई से नियंत्रित किया और विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण किया गया, जिसमें 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि जिले से लेकर किया। संथाल परगना बनाकर तथा उसमें विशेष कानून लाकर अंग्रेजों ने संथाल जनजाति को संतुष्ट करने का प्रयास किया। 16 है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो भारत के संविधान को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित और निर्मित संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया है। तीसरा, संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतांत्रिक देश घोषित किया है। भारतीय संविधान में नमनीयता अर्थात लचीलापन एवं अनमन्यता दोनों का अद्भुत मिश्रण है। संविधान ने भारत को संघात्मक एवं एकात्मक राज्यों गुणों से युक्त किया है। संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। संविधान ने नागरिकों के जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार प्रदान किया है। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्चता दोनों का समन्वय बनाया गया है। संविधान ने सीमित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया है। संविधान ने भारत में विधि का शासन स्थापित किया है। भारत का संविधान विश्व शांति का समर्थन करता है। अगला है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे। तो तुलु वंश के कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर के महानतम शासक थे। इन्हें महानतम कहे जाने के निम्न तथ्य है। पहला, इनके शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण था। दूसरा, इसके शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया।
फिर है उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया, बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया, दक्षिण भारत के भव्य मंदिर निर्माण तथा मंदिरों में गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक एक उपनगर की भी स्थापना की। इसके शासनकाल में राज हमेशा सामरिक रूप से मजबूत रहा तथा राज्य में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी शासक महान तब कहलाता है जब वह अपने समय की चुनौतियों को समझता हो और उससे निपटने के लिए प्रयास करता हो। इन संदर्भ कृष्णदेवराय महानतम शासक कहे जा सकते हैं। 18 है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो भारत के प्रसिद्ध पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हड़प्पा सभ्यता मतलब 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। दूसरा, इस सभ्यता के लोग कांसा बनाने की कला में निपुण थे, जबकि शेष भारत ताम्र पाषाण युग में जी रहा था। तीसरा, यह एक नगरीय सभ्यता थी। चौथा, इस सभ्यता के काल में नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी। आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती साफ सफाई और सुविधाओं का प्रबंध था। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन और क्रीड़ा कौतुक को जीवन का अभिन्न अंग समझते थे। इनका समाज अत्यंत सुखी, समृद्ध और शांति प्रिय था। इस सभ्यता के लोग धार्मिक विश्वासों पर आस्था रखते थे। मातृ देवी, पशुपति महादेव, लिंग पूजा और प्रकृति की उपासना करते थे। इस सभ्यता के काल की मूर्ति निर्माण की कला उत्कृष्ट थी। वह विभिन्न प्रकार के औजार और हथियार भी बनाना जानते थे। भवन निर्माण कला और रक्त आभूषण के निर्माण में भी निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करने में भी निपुण थे। ये दक्षिण पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे। दिलमुन और मगान माने ओमान, इनके दो व्यापारिक केंद्र भी बनाए गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की लिपि थी, जो एक चित्रलिपि थी जिसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 10वां है सिंधु घाटी की सभ्यता कई अर्थों में न सिर्फ भारत बल्कि विश्व सभ्यता को एक महानतम देन है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी के एक आह्वान पर समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करवाने के लिए आरंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। वर्मा में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार से भी भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं करे थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय भी भारतीयों को था। भारतीयों को लगता था कि यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। आंदोलन के परिणाम, तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम इस प्रकार है। पहला, ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। दूसरा, इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग की उपेक्षा को देखते हुए लिंग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को यह विदित हो गया कि यहाँ उनका राज कोई नहीं चाहता। आंदोलन की असफलता, तो भारत छोड़ो आंदोलन के असफलता का मुख्य कारण आंदोलन की सुनियोजित तैयारी का न होना था और सरकार के दमन चर का अत्यंत कठोर होना था। असफल होने के बावजूद भी आज़ादी की लड़ाई में यह भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन साबित हुआ। इसने अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने हेतु विवश कर दिया। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक नए भारत की शुरुआत हुई।
भारत को स्वतंत्र कराने में विभिन्न आंदोलनों की अहम भूमिका है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो बच्चों, ये थे 2024 के पहले जैक द्वारा पूछे गए प्रश्न। ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको एक नज़र आप लोग परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।